नमस्ते एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट की हम चर्चा कर रहे थे। इसमें हमने रेजोनेंस पे विस्तृत चर्चा की लास्ट क्लास में, उसके कई सारे एग्जाम्पल्स हमने सोल्व किए। उसी क्रम में उसी यूनिट के अगला जो टॉपिक है अपना वो है इंडक्टिव एंड फील्ड इफेक्ट, प्रेरणिक एवं सक्रिय प्रभाव। इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो इंडक्टिव और फील्ड इफेक्ट को समझने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। आप वीडियो को बीच में छोड़कर कहीं मत जाइएगा और ध्यान से एकाग्रता से मेरे साथ बने रहिए। तो देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट और फील्ड इफेक्ट क्या क्या हैं, इनके किस प्रकार के जो है प्रभाव होते हैं, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में किसी ऋण विद्युतीय परमाणु के आ जाने से एक ध्रुवित बंध बनता है जो श्रृंखला के अन्य सिग्मा इलेक्ट्रॉनों को स्थायी रूप से विस्थापित कर देता है। इसे प्रेरण प्रभाव कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, प्रेरण प्रभाव। अथवा एक और अपन इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, विषम परमाणु या समूह की उपस्थिति के कारण कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर गति करने के प्रभाव को प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव को हम जो है कैपिटल आई द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। किसके द्वारा? कैपिटल आई के द्वारा। देखो, कहने का मतलब ये है कि आपका ए एंड ये बी एटम है, इन दोनों के मध्य जो है आपका सिग्मा बंध है, और सिग्मा बंध को हम जानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से बना हुआ है। अब हम बात करें कि यहाँ ये है आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये वाला एटम है आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पर जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो इस साजित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचेगा, मतलब अपनी ओर ये इन इलेक्ट्रॉन्स को, साजित इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आने के लिए प्रेरित करेगा, मतलब इंड्यूस करेगा। इसे हम प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं, इंडक्टिव प्रभाव कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? आगे हम सोल्व करते हैं उदाहरण सहित। माना कि एक कार्बन श्रृंखला के अंत में एक क्लोरीन परमाणु जुड़ा हुआ है। जैसे हम बात करें यहाँ पर C1 C2 C3 और यहाँ एक आपका एक क्लोरीन परमाणु जुड़ा हुआ है। इस श्रृंखला है 3 कार्बन की, उसके अंत में क्लोरीन जुड़ा हुआ है। और देखो, अब हम देखते हैं, हम जानते हैं कि क्लोरीन एक ऋण विद्युतीय तत्व है, अतः C1 व क्लोरीन, देखो ये C1 व क्लोरीन के मध्य का इलेक्ट्रॉन युग्म क्लोरीन की ओर विस्थापित रहेगा। फलस्वरूप क्लोरीन पर आंशिक ऋणावेश व C1 कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाएगा। अर्थात जो बॉन्ड आपका बनेगा C1 और क्लोरीन के मध्य का, उस पर देखो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का मोमेंट होगा, जिस प्रकार से मैंने भी आपको ए और बी एटम को समझाया था। देखिए, आपका ए एटम, बी एटम, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आएंगे तो इस पर आंशिक ऋणावेश आ जाएगा, इस पर आंशिक धनावेश आ जाएगा। तो ठीक स्थिति देखो यहाँ पर भी है। C1 व क्लोरीन के जो बॉन्ड है इसमें इस पर आंशिक ऋणावेश आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मोमेंट इस साइड में है। चूँकि C1 धनावेशित या इलेक्ट्रॉन न्यून, जिसे हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून हो गया है, अतः यह C1 व C2 के बंद इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। फलस्वरूप यह बंद युग्म भी विस्थापित हो जाएगा और C2 पर भी हल्का सा धनावेश आ जाएगा। अर्थात यह प्रक्रिया श्रृंखला के अंत तक ही चलती रहती है। जैसे यहाँ सपोज करो, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन थे वो इसने खींच लिए, इस पर आंशिक धनावेश आ गया। अब इसके पास कमी है, तो इस कमी को पूर्ति करने के लिए क्या करेगा? या तो इधर से खींचेगा, इधर से खींचेगा। इधर से ये खींचने से रहा नहीं, क्योंकि इधर ये शक्तिशाली जो है शेर बैठा हुआ है। अब खींचेगा किधर? इसके जैसे भाई से, इधर जो साथी है, तो इधर से ये इधर खींचेगा इसकी पूर्ति करने के लिए। तो इसकी पूर्ति ये करेगा, लेकिन पूर्ति करने के दौरान ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये वाला इलेक्ट्रॉन युग्म इधर विस्थापित होगा, तो इस पर भी धनावेश आएगा, क्योंकि यहाँ से कुछ लेगा तो कमी तो आएगी ना, तो धनावेश आ गया। फिर ये क्या करेगा? इसके पास कमी आ गई, इसको पता है कि इसका तो इसने खींच ही लिया, और इसके पीछे इधर जो है शेर बैठा हुआ है वो इससे वापस लेने नहीं देगा।
तो ये भी किधर खींचेगा, ये वापस इधर से इलेक्ट्रॉन युग्म को इधर की ओर अपनी ओर विस्थापित करेगा, इस इलेक्ट्रॉन युग्म को। तो इस प्रकार से जो है धनावेश श्रृंखला के अंत तक चला जाता है और इधर ये आपका जो है जो बॉन्ड होते हैं वो पोलर बॉन्ड बन जाते हैं, ध्रुवित बंद हो जाते हैं, जिन पर आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश आ जाता है। तो देखो जो है यह प्रक्रिया श्रृंखला के अंत तक चलती रहती है। अब हम बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के गुणधर्मों की। किसकी बात करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट के प्रॉपर्टीज की। तो देखो इसके क्या क्या गुण होते हैं। सबसे पहली बात, प्रेरणिक प्रभाव एक स्थायी प्रभाव जिसे हम परमानेंट इफेक्ट बोलते हैं, स्थायी प्रभाव होता है। यह प्रभाव केवल उन्हीं अणुओं में पाया जाता है जिनमें कार्बन परमाणु की श्रृंखला के साथ विषम परमाणु या समूह जुड़ा रहता है। इस प्रभाव में इलेक्ट्रॉनों का संचरण केवल एक ही दिशा में संपन्न होता है तथा इस प्रभाव में इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर विस्थापित होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो संचरण होता है वो एक परमाणु से दूसरे परमाणु की ओर होता है। अगला पॉइंट है, जैसे जैसे विषम परमाणु से दूर जाते हैं वैसे वैसे आई प्रभाव कम होता जाता है। तो देखो ये जो प्रभाव है ये डिस्टेंस से प्रभावित होता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे इसका प्रभाव कम होता जाएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आई इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस का मान बढ़ेगा तो आई इफेक्ट का मान कम होगा, डिस्टेंस का मान घटेगा तो आई इफेक्ट का मान बढ़ेगा। ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये हो गई इंडक्टिव इफेक्ट की बात अपने नॉर्मल वे में। अब हम बात करते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट का जो क्लासिफिकेशन होगा, तो इंडक्टिव इफेक्ट कितने प्रकार के होते हैं और इनके प्रकार में जो होगा धनायनिक प्रकार और ऋणायनिक प्रकार, जिसे हम बोलते हैं प्लस आई और माइनस आई। ठीक है, तो उन पे चर्चा अब हम करते हैं। तो क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण जो है तो वो है, इंडक्टिव इफेक्ट दो प्रकार के होते हैं। जो होता है पहला आपका माइनस आई इफेक्ट और दूसरा प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, ये आप बचपन से लगभग 10वीं 11वीं 12वीं से आप पढ़ते हुए आ भी रहे हैं और उसी क्रम में आज इनको थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, डीपली पढ़ने का प्रयास करेंगे और भी आप आगे जाओगे अगली क्लासों में तो वहाँ हम इसे और गहराई से पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं माइनस आई इफेक्ट की। किसकी बात करते हैं, माइनस आई की। तो माइनस आई कौन दिखाएगा, जो श्रृंखला के अंत में यदि हेटेरो एटम जुड़ा हुआ है और उसकी विद्युत ऋणता अधिक है तो वो इलेक्ट्रॉन युग्मों को अपनी ओर खींच लेगा, तो वो माइनस आई इफेक्ट होगा। ठीक है, जैसे जब कार्बन परमाणु की श्रृंखला में अधिक विद्युत ऋणी परमाणु या समूह जुड़ा होता है तो वह कार्बन श्रृंखला से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर गति करने लगते हैं। इस प्रभाव को माइनस आई इफेक्ट कहते हैं। तो देखो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर अधिक विद्युत ऋणी तत्व का जो है या परमाणु का श्रृंखला के अंत में जुड़ा होना आवश्यक है, तो उसकी ओर जो है इलेक्ट्रॉन का मोमेंट होगा और इस प्रभाव को हम माइनस आई इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट प्रदर्शित करने वाले समूह श्रृंखला से इलेक्ट्रॉनों को विथड्रॉ या आकर्षित करके स्वयं ऋणावेशित हो जाते हैं। ये पॉइंट भी आपका नोट करने योग्य पॉइंट है। जैसे हम यहाँ उदाहरण ले लेते हैं बेटा, C4, C3, C2, C1, कोई भी आपका X जो है वो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु है। ये अपने इस श्रृंखला के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो यहाँ पर देखो इस पर तो आएगा ऋणावेश और इन पर बाकी पर आएगा धनावेश। अब धनावेश सब पे आंशिक धनावेश आना है तो सबसे ज़्यादा उस आंशिक में भी सबसे ज़्यादा धनावेश किस पर आएगा, वो इस पर आएगा, फिर इस पर, फिर इस पर, फिर सबसे कम इस पर। तो देखो यहाँ पर इसके बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को जो सबसे पास में है इसमें 4 एरो दिए गए हैं, मतलब इस बंदी इलेक्ट्रॉन को ये बहुत शीघ्रता से या अति तीव्रता से खींच रहा है, फिर आगे वालों को थोड़ी कम तीव्रता से खींच रहा है, फिर इससे आगे वाले श्रृंखला के कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को कम तीव्रता से, और सबसे अंत में
और कम खींच रहा है, एक एरो का मतलब। तो हमने ये अभी कहा है कि जो है माइनस आई इफेक्ट हो या प्लस आई इफेक्ट हो, डिस्टेंस के साथ जो है प्रभावित होता है। डिस्टेंस इनको प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल होगा। यहाँ x बराबर क्या है, माइनस आई प्रभाव दर्शाने वाला समूह अथवा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसकी विद्युत ऋणता अधिक होगी। तो ये जनरल कंसेप्ट हैं, इनको आप जो है याद रखें। अब देखो माइनस आई इफेक्ट दर्शाने वाले समूहों की प्रबलता का क्रम, कि माइनस आई दर्शाने वाले में भी कौन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव या सबसे ज़्यादा माइनस आई दर्शाने वाला समूह और कौन कम माइनस आई प्रभाव दर्शाने वाला समूह है, तो उनकी एक श्रेणी है। तो उस श्रेणी में देखिए सबसे पहले आपका जो है NH3 प्लस जो होता है बहुत ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अधिक तीव्रता से खींचता है। फिर इससे कम आपका NO2, फिर साइनाइड, फिर आपका एसिड, फिर फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड, एसिटिलीन और एथिलीन। इस प्रकार से इनका माइनस आई का जो है क्रम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लस आई प्रभाव की। ये तो हो गई माइनस आई की बात। अब हम बात करते हैं प्लस आई प्रेरणिक प्रभाव की। प्रेरणिक प्रभाव के बारे में आपसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इंडक्टिव इफेक्ट से आप क्या समझते हैं, प्रेरणिक प्रभाव से आप क्या समझते हैं, इनके वर्गीकरण समझाइए या प्लस आई माइनस आई पर एक टिप्पणी लिखिए। 5 नंबर में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो बहुत सिंपल सा और छोटा सा कंसेप्टिव क्वेश्चन है, इसे आप आसानी से कर सकते हैं। प्लस आई इफेक्ट, जब कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला के साथ कम विद्युत ऋणी अथवा, देखिए सबसे पहले बात कम विद्युत ऋणी अथवा इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह कौन, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग समूह। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह जोड़ने पर वह अपना इलेक्ट्रॉन दान कर देते हैं तथा यह इलेक्ट्रॉन श्रृंखला में एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर गति करने लगते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह के कारण, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह के कारण इलेक्ट्रॉन का एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर गति करने के इस प्रभाव को प्लस आई प्रभाव कहा जाता है। देखो अब इसमें ठीक विपरीत हो रहा है। हम देखो यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, वही सिचुएशन आपकी पिछली वाली सिचुएशन के अपन कंपेयर कर लेते हैं। ये आपका ए एटम है, ये बी एटम है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है। इधर आगे कोई भी कार्बन श्रृंखला आपकी हो सकती है, उसका मतलब नहीं है अपने को, अपन ए और बी की बात करते हैं। तो यहाँ पर इसके पास जो है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसने साझे में इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर रखे हैं, बॉन्ड बना हुआ है। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर देता है तो ये इलेक्ट्रॉन आगे देगा। तो मतलब यूँ मान के चल सकते हैं कि श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन की अधिकता, अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस एटम पे, इस एटम से अगले एटम पे, अगले एटम से अगले एटम पर, तो ये कहलाएगा आपका प्लस आई इफेक्ट। और यहाँ पर ये विड्रॉ कर रहा है तो ये कहलाएगा आपका माइनस आई इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का जुड़ा होना अति आवश्यक है प्लस आई में, और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का जुड़ा होना आवश्यक है माइनस आई प्रभाव में। तो देखो प्लस आई प्रेरणिक प्रभाव में प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित करने वाले समूह अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देते हैं या रिलीज कर देते हैं तथा स्वयं धनावेश हो जाते हैं। स्वयं पर क्या चार्ज आ जाएगा, धन आवेश आ जाएगा। समझ में आती है बात आपके। तो देखो यहाँ पर वही C1 C2 C3 C4 आप कार्बन श्रृंखला है। यहाँ पर जो Y है, ये Y क्या है आपका प्लस आई दर्शाने वाला समूह है, या इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ERG के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, ERG, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। जैसे आप आगे BSc करके MSc की ओर बढ़ोगे तो आपको वहाँ पर ये बुक्स जो बड़ी बड़ी रेफरेंस बुक है वहाँ आपको ERG ही लिखा मिलेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। तो देखो यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन इसमें दिया, देते इस पर क्या आएगा, धनावेश, राइट। अब इलेक्ट्रॉन इस परमाणु पर आए तो इस पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश आएगा, भाई वृद्धि हो गई। अब इसके पास भी अधिकता हो गई, इसने वापस आगे दे दिया, फिर आगे दे दिया, फिर आगे दे दिया, तो ये क्रम चलता रहेगा।
समझ में आती है बात। तो यहाँ से यहाँ तक क्रम जो इसने भेजा, तो इसने भेज तो सभी रहे, लेकिन यहाँ पर उतना ऋणावेश नहीं आएगा जितना इसने इसको दिया है। यूँ मान लो कि सरकार है, दिल्ली में बैठी है, यहाँ से कोई स्कीम का पैसा निकला है, और निकला है पैसा तो बीच में ये बिचौले खाते 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 जनता तक तो बहुत चिन्ना सा पहुँचता है। पैसा तो पहुँचता है लेकिन बहुत चिन्ना सा, ठीक इतना सा, चुटकी बराबर, है ना। तो वही कंडीशन यहाँ है, डिस्टेंस के साथ में प्लस आई प्रभाव भी कम होता है और माइनस आई प्रभाव भी कम होता है। प्राय सभी एल्किल समूह प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। जितने भी आपके एल्काइल समूह हैं वो प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखिए आप, प्लस आई प्रदर्शित करने वाले समूहों की प्रबलता का क्रम, ये भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो O माइनस सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैपेसिटी रखता है, फिर इससे कम रखता है आपका टर्सरी ब्यूटिल समूह, फिर उसके बाद में आपका आइसोप्रोपिल समूह, फिर आपका एथिल समूह, फिर मैथिल, फिर हाइड्रोजन। तो ये क्रम आपको ध्यान रहे कि देखो मैंने इनको खोल के रखा है, इनको हम बंद करके भी रख सकते हैं ऐसे सी के, या आपने जो है सी लगा के CH3 का होल थ्राइज कर दिया। इसको ऐसे लिखते हैं हम, एक लाइन में लिखना हो तो, और खोल के लिखना हो तो ऐसे लिखते हैं। ये आपका आइसोप्रोपिल जो समूह है, इसको आपने इस प्रकार से लिख दिया CH3 का होल ट्वाइज एंड CH, इधर आपका एथिल C2H5 CH3 और हाइड्रोजन। ये हो गई आपकी माइनस आई और प्लस आई की कंप्लीट बात। तो यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद जो छोटा सा टॉपिक और है वो है फील्ड इफेक्ट, जिसे हम शक्त प्रभाव कहते हैं। ये भी आपका वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से फील्ड इफेक्ट क्या होता है समझाइए। बस छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, 2 लाइन लिखनी है और एक डायग्राम ड्रा करना है जिसमें फील्ड इफेक्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। देखो फील्ड इफेक्ट क्या है, अगर प्रेरणिक प्रभाव आपको याद है तो फील्ड इफेक्ट आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जब प्रेरणिक प्रभाव किसी माध्यम या सॉल्वेंट या विलायक की उपस्थिति में संपन्न होता है तो इसे सक्रिय प्रभाव कहा जाता है। वेरी सिंपल सी बात है। यदि आपका प्लस आई प्रभाव हो या माइनस आई प्रभाव हो, वो यदि किसी माध्यम या किसी सॉल्वेंट की उपस्थिति में संपन्न हो रहा हो तो उसे ही हम सक्रिय प्रभाव कहते हैं। अणु में प्रेरण प्रभाव तो केवल बंध की ध्रुवता पर निर्भर करता है, लेकिन सक्रिय प्रभाव उस अणु की ज्यामिति पर निर्भर करता है। ये बात ध्यान रहे। प्रेरण प्रभाव केवल बंध की ध्रुवणता पर निर्भर करता है, लेकिन सक्रिय प्रभाव अणु की ज्यामिति पर निर्भर करता है। ये बात महत्वपूर्ण है। इसके लिए एक उदाहरण आपको देना है। निम्न 2 यौगिकों की संरचना एवं बंधों की ध्रुवणता तो समान है, लेकिन उनकी भिन्न ज्यामिति या सक्रिय प्रभाव के कारण उनकी अम्ल सामर्थ्य भिन्न भिन्न होती है। देखो आपका एक एग्जाम्पल है ये। इस एग्जाम्पल में आप देखिए पूरा एक एसिड है आपका। इस एसिड में जो है अम्ल सामर्थ्य की हम बात करेंगे। ये यहाँ पर ब्रिज हेड है आपका, यहाँ पर ये, और इस साइड में क्लोरीन जुड़े हुए हैं, यहाँ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इसकी ज्यामिति हम चेंज कर रहे हैं। इन क्लोरीन परमाणुओं को इधर ले आएंगे इस साइड में, और ये हाइड्रोजन परमाणु इधर आ जाएंगे इस वाले स्ट्रक्चर में। अब यहाँ बात यह है कि ये आपका जो है ये मोर एसिडिक है, ये देखिए मोर एसिडिक है, ये लेस एसिडिक है। अब कारण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण कारण आप बताएं। किसी के दिमाग में अगर कोई आइडिया हो तो मुझे ज़रूर बताएं। ये देखिए मोस्ट एसिडिक लिखा हुआ है मैंने। तो अब इसका क्या कारण है, उसका कारण मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये आपका कंपाउंड है। इस कंपाउंड में एक साइड में तो क्लोरीन इधर है, एक साइड में क्लोरीन इधर है। अब हम बात कर रहे हैं कि ये वाली स्ट्रक्चर जो है, देखो ये वाली स्ट्रक्चर जो ये हैं ये कम एसिडिक हैं। एसिड का मतलब क्या है, जो H+ आयन शीघ्रता से दे वो अच्छा एसिड होता है। जो H+ आयन कम तीव्रता से दे वो अच्छा एसिड नहीं है। तो यहाँ हम बात करते हैं इन दोनों में। देखिए इन दोनों में ये H+
H कहाँ से जाएगा, ये तो जाएगा नहीं, H जाएगा ये वाला जो COOH ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ये H आसानी से निकल सकता है। अब आसानी से कैसे निकलेगा, ये आसानी से क्यों नहीं निकल सकता? तो भैया देखो, जो एसिड समूह उसका अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से होता है। ये C डबल बॉन्ड O, ये O और ये H, समझ में आती है बात। अब यहाँ पर ये जो जुड़ने वाला क्लोरीन है, ये क्लोरीन क्या करता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये यहाँ से जो है क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। और जब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ये एसिड का H एक अलग बंधन बना लेंगे, एक अलग से खिचड़ी पकाकर एक और मजबूत रिश्ता बना लेंगे, तो क्या ये घर छोड़ के जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। इसका रिश्ता इससे तो है ही सही इस घर में, लेकिन इसका रिश्ता इससे भी इधर है, तो फिर ये इस घर को छोड़ के आसानी से नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये हाइड्रोजन है और इधर भी ये हाइड्रोजन है, तो क्या दोनों आपस में मिलकर रिश्ता बना सकते हैं? नहीं बनाएंगे भैया। तू तेरे घर में रहे, मैं मेरे घर में रहता हूँ, और ज़्यादा करेगा तो मैं ये छोड़ के यहाँ से निकल जाता हूँ H+ के रूप में और मोस्ट एसिडिक अपना गुण दिखाऊंगा। तो ये बात है, मेन कारण यहाँ है। देखो यहाँ मैंने लिखा भी है, यहाँ क्लोरीन वो हाइड्रोजन के मध्य हाइड्रोजन बंध बनता है, इसलिए ये कम एसिडिक है। और मैंने सिंबल लगाया हुआ है, देखो ये मोस्ट एसिडिक है, ये लेस एसिडिक है। अब यहाँ पर 5.67 pK है इसका मान, या इसको pH बोल सकते हैं हम, और यहाँ 6.07 इसका pH है। तो जितना आपका 0 के निकट की वैल्यू होगी वो उतना ही एसिडिक होगा, और 7 के नियर बाय की जो वैल्यू होगी वो कम एसिडिक होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आती है कि आपका जो pH स्केल होता है, ये pH आपका स्केल है। इस स्केल में आपका यहाँ पर 7 pH है, ये 0 है और ये 14 है। यहाँ तक ये तो है आपका उदासीन। यहाँ से इधर जाओगे आपकी क्षारीयता बढ़ेगी, और आप यहाँ से इधर आओगे तो अम्लता बढ़ेगी। ठीक है, तो जिसके pH नियर बाय 1 होती है वो मोस्ट एसिडिक होता है, और 7 पे मतलब 6.5 से लेके 7.5 के बीच का जो एरिया है, 7 से 7.5 का बीच का जो है, इसको बोलते हैं हम बहुत हल्का क्षारीय, और 6.5 से 7 के बीच का बहुत कम अम्लीय। लेकिन जैसे जैसे इधर आएंगे तो अम्लता बढ़ेगी। तो यहाँ मुझे बताएं 6 ये देखिए जो वैल्यू आपके पास में इस स्केल पर 6.07 और 5.67, तो अधिक, ये देखिए ये वैल्यू आपकी स्केल पर 6.07 और ये अगली वैल्यू है 5.67, तो आपकी ये वैल्यू जो है इस डायरेक्शन में है, तो ये मोर एसिडिक होगा। ये pH स्केल जब आप पढ़ोगे या जानते हो तो उस समय आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जानी है। फिर भी मैंने आपको यहाँ बता दिया है। तो ये बात हो गई आपके इंडक्टिव और फील्ड इफेक्ट के। इससे आगे की चर्चा हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे, जिसमें हम जो है इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन या प्रेरणिक प्रभाव के अनुप्रयोगों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।